नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल लोधवाल है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरव्यू वीडियो में। और संघर्ष की इस कहानी में जो शख्स हमारे साथ है, उनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई और किस तरह से उनका संघर्ष आज तक जारी है, ये पूरी कहानी में उनके ही जुबानी सुनाना चाहूँगा। कैसे, क्यों और किस तरह से उनका काफिला अब तक यहाँ पहुँचा है, वो पूरी कहानी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो मुझे लगता है कि आप खुद भी मोटिवेट होता हुआ पाएंगे। तो आइए जानते हैं एक संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। मिलते हैं प्रेम पुरानी जी से। प्रेम भाई, स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रेम भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं? मैं गोधरा गुजरात का रहने वाला हूँ। अच्छा, और वहाँ पर क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे अभी सिनेमेटोग्राफी करता हूँ। 11 साल से इस फील्ड में हूँ। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल। कि मैंने कैसा करा और कहाँ तक पहुँचा, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई। तो क्या है कि मेरे मम्मी पापा ने उनका देहांत हुआ था। जब उसके बाद क्या, उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि परिवार की परिस्थिति भी कुछ बिल्कुल ज़्यादा ही लो थी। और क्या है, पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे घर में, और बहुत परेशानियां भी आती थी उस टाइम पे। तो फिर क्या है कि उस टाइम पे मैंने मिल में भी काम किया, कपड़ों की दुकान में भी काम किया। और क्या है कि ऐसे ऐसे काम किए मैंने कि जो लोग कर भी नहीं सकते, और करने में क्या है, शर्म आती है जी। और लेकिन क्या है, अभी मैं भी क्या है, अपना भी परिवार अच्छा ही है। लेकिन क्या है कि जो परिस्थिति है जी बिल्कुल, और क्या है, परिवार का भी जो मान सम्मान है, माँ बाप ने जैसे पाला पोस के बड़ा किया मुझे, उनकी रेपुटेशन इज्जत का भी सवाल है। तो फिर ऐसा वैसा काम भी कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि काम तो काम होता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि काम करना जरूरी है, भले छोटा हो या बड़ा हो। किसी भी काम को करने से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये यार ऐसा काम है तो फिर मेरा वो थोड़ा क्रेडिट डाउन हो जाएगा। ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि इसमें कैसा रहता है कि जो ऐसे सोच के हम नहीं करेंगे कुछ कि ये थोड़ा ऐसा काम है तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा सोच के नहीं करेंगे तो जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हमको किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, काम को करते जाना चाहिए। और क्या है, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, लेकिन संघर्ष करना जरूरी है, काम करना जरूरी है। तो किस तरह से आपका इंदौर आना हुआ? क्योंकि जहां तक आपने बताया था कि आप रहने वाले गुजरात के हैं और आज आप इंदौर में हमारे साथ हैं, तो किस तरह से आना हुआ, बताएं। इंदौर में मेरा आना ऐसे हुआ कि शुभम सर का मैंने एक गाना देखा था, द इमोशनल टच, शुभम तिवारी जी का। तो फिर उनके गाने में जो फीलिंग्स थी, तो क्या है कि वो कुछ अलग ही मेरे दिमाग पे लग गया था। तो फिर मैंने बार बार ऐसे गाना सुना, और फिर सुनते 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 ऐसा हो गया मेरे को कि शुभम तिवारी सर से मिलना ही है मेरे को, बस। तो फिर मैंने क्या है कि वीडियो देखते मैंने देखा था कि वो जो उनके सॉन्ग में जो थे ना मॉडल, उनका वो जब वो शुभम तिवारी जब उसमें आता है कॉल कर रहे थे, तब क्या है कि उनका नंबर जो डायल कर रहे थे ना, तब मैंने वहाँ पे स्टॉप कर के, मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी बार स्टॉप किया होगा, लेकिन उसमें स्टॉप कर करके मैंने फिर नंबर निकाला शुभम तिवारी जी का, और फिर मैंने उनको कॉल किया। अच्छा। और कॉल किया तब मैंने बोला कि शुभम तिवारी भैया बोल रहे, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर पहले तो उन्होंने बोला था कि नहीं, रॉन्ग नंबर है। अच्छा। तो फिर मैंने बोला रॉन्ग नंबर कैसे? फिर मैंने एक बार फिर से कॉल लगाया था 2 दिन बाद। तो फिर उन्होंने कॉल उठाया, फिर मेरे से बात की कि हाँ भैया शुभम ही बोल रहा हूँ। उस टाइम पे क्या है कि उनका कुछ होगा पर्सनल। तो ये कितने वर्षों पुरानी कहानी है? ये करीबन 5 साल हो गए। अच्छा। हाँ, 5 साल ऊपर हुए जी। फिर 5 साल ऊपर हुए, फिर मैंने उनका सॉन्ग देख के ऐसे कॉल लगा लिया था ना जी। फिर क्या है कि उन्होंने मेरे से बात की। फिर बात की और मैंने उनको बताया कि सर जी आपका आवाज का मैं बहुत बड़ा दीवाना हो गया हूँ। अरे क्या, क्योंकि आपके आवाज में जो दम है, जो क्या है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो आवाज सुन के ही जो फील आता है अंदर से, जिनकी आवाज दिल तक छू जाती है जी। और क्या है कि बहुत ही
उस टाइम क्या होता है अपने अंदर वो खुद को ही पता नहीं चलता। अरे क्या बात। इस हिसाब से ही मेरा भी कुछ उन दिनों ऐसा हुआ था। हाँ, वो जरा पर्सनल है, वो बताना नहीं चाहूंगा। तो देख सकते हैं हम। तो मेरा प्रश्न यही रहेगा कि जब आपसे उनकी पहली बार बात हुई, हाँ जी, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति, जैसे आज हम आप देख सकते हैं कि उनके इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे चाहने वाले हैं, और आपसे जब उनकी बात हुई तो अब उनका रिस्पांस कैसा था, और आपका जो मन में भाव थे वो कैसे रहे? पहले तो भैया मेरा ऐसा था मन में कि शुभम तिवारी जी मेरे से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे हाँ, फिर क्या है कि मैंने उनको मैसेज तो किया था, फिर कॉल किया था, कॉल पे बात हुई और उन्होंने मुझे ऐसे बात की। पहले तो बोले पता नहीं कुछ होगा जी, तो फिर उन्होंने बात अच्छे से नहीं की, क्योंकि सब इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां होती है, नोक जोक थोड़ी सी। तो फिर इस वजह से उन्होंने शायद मेरे से बात नहीं की होगी, लेकिन फिर उन्होंने वापस से मेरे को सामने से कॉल लगाया था। अरे क्या बात है। और मेरे से बात की कि भैया ऐसा था, कुछ मैटर इसलिए बात नहीं कर पाया था, बताइए आप क्या कह रहे थे। फिर मैंने उनको बात की कि सर जी आपका ऐसा गाना सुना मैंने, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को दिल को छू गया और मेरे को बस आपसे एक बार मिलना है। अरे तो आपकी मुलाकात हुई उनसे? फिर मुलाकात हुई मेरी। फिर क्या है कि उन्होंने बोला कि आपको जब मिलना, मैं ये बात काट के दूसरी बात कहूँगा पहले, इससे पहले कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे इंसान मेरे को बुलाएंगे। अरे क्या बात। मुझे जब मैं यहाँ पे इंदौर पहुंचा, इनसे मिला, तो भी मेरे को कैसा लग रहा था कि जैसे कि वो ख्यालों में खोया हूँ, सपने में खोया हूँ, सपने में हूँ, ऐसा मेरे को फील हो रहा था। उनसे मिला, उनसे बातचीत की, फिर उन्होंने मेरे को इतना समझाया भी और बहुत मोटिवेट किया कि भैया ऐसे करना है जिंदगी में। तो फिर बहुत मजा आया और उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया मैंने, जो करीबन 1.5 से 2 घंटा ही था, लेकिन वो 1.5 से 2 घंटा मुझे आज भी 5 साल बाद भी याद है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ। अगले जन्म में मैंने कुछ ऐसे तो पुण्य जरूर किए होंगे कि आज मैं उनके साथ बैठा था। अरे क्या बात है। दोस्तों देख सकते हैं कि जब आपका एक सपना होता है और वो जब धीरे धीरे पूरा होता है, एक समय लेकर जब वो पूरा होता है, तो उसकी जो खुशी है वो 4 गुना हो जाती है। और इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि आप आज इंदौर में हैं। हाँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने अभी कल या परसों में शुभम भैया का एक वीडियो शूट किया है। हाँ जी। तो वो फीलिंग कैसी रही आपके साथ? वो मेरी जिंदगी में आज तक जो मैंने काम नहीं किया ना, आज तक जो भी काम किया उसके पूरी जी जान लगा के मैंने इसमें काम किया है, पूरे दिल से किया है। और मैं इतना तो 110% कह सकता हूँ कि ये जो गाना आने वाला है, हाँ, वो बहुत ही तबाही मचाने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष देखा है और जो उनका सपना था कि शुभम तिवारी जी का वीडियो शूट करना है, तो वो उन्होंने किया है और शायद यही इनकी सफलता है। और आगे जब इनसे बात करेंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि 11 साल से आप इस फील्ड में हैं जी, तो किस तरह का संघर्ष आपने इस फील्ड में देखा है? इस फील्ड में क्या है कि संघर्ष के बोलूँ तो क्या है कि वो जो प्रोसेसन रहता है ना शादी वाला जी, तो फिर उसमें क्या है कि मैं जब लाइट लगाता था, इतनी बड़ी बड़ी करीबन 20 से 25 फुट की वायर रहती थी जी। फिर क्या है कि वो घर घर में लगा के फिर दौड़ के आगे जाके फिर वहां से लाइट लगाता था ऐसे। हाँ। और फिर क्या है कि लाइट लगा के जो मेरे साथ जो रहते थे कैमरामैन जी, वो उन्होंने भी मेरे को बहुत सिखाया है। हाँ। इस वजह से भी मैं आज यहाँ हूँ, ये कह सकता हूँ यूँ। तो फिर क्या है कि मैंने मेहनत बहुत की, भागा बहुत, थक जाता था इतना कि मुझे जब सोता था ना तो टाइमिंग उठने का जो नक्की होता था ना, जो कि इतने टाइम पे उठना ही है यूं, अलार्म लगाता था फिर भी उठ नहीं पाता था, इतना थक जाता था मैं। अरे क्या बात है। और क्या वो मेहनत की और लगा के वायर है। और फिर उसके बाद मेरे को दूसरे मेरे गुरुजी मिले, हाँ, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और डायरेक्ट कैमरा लेके मेरे को बताया कि ऐसा करना है बेटा, ऐसा ये फ्रेम सेट करना है,
यहाँ पे जो 3 लोग है, यहाँ गैप इतनी होनी चाहिए, यहाँ गैप इतनी, यहाँ मतलब गैप आपको इतनी। जो पूरा मार्गदर्शन है वो उनके हाँ, माध्यम से मिला। हाँ, उनके माध्यम से मिला था। हाँ। और वो एक है, उन्होंने मेरी जिंदगी में जो बहुत सिखाया मेरे को, झाड़ू से मारते थे मेरे को, वो मेरे लिए मारते थे। हाँ। और सब सिखाते थे, और उन्होंने डायरेक्ट मेरे को ऐसे बताया कि ऐसे फ्रेमिंग सेट करना बेटा, और ऐसे रिकॉर्ड करना, ऐसे स्टॉप करना, और काम करके ऐसे आ जाना। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली कोई भी नहीं देता। हाँ। और उन्होंने डायरेक्ट मेरे को बोला कि ले दे कर ऐसा। फिर मैंने उनके 1 से 2 प्रोग्राम भी मैंने बिगाड़े। अरे क्या उस टाइम क्या है कि वो घबराहट शुरुआत में खैर गलतियां घबराहट रहती है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कैमरा है, ये 1.5-2 लाख का कैमरा था उस टाइम पे वो, तो फिर उससे क्या है कि शूट कर रहे, कुछ बिगड़ ना जाए। किसी ने भरोसा करके हमारे ऊपर इतना दे दिया है। जी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि 11 वर्षों पहले जो शुरुआत इन्होंने की थी, उसका परिणाम आज उन्हें मिला है। वो परिणाम इस स्वरूप में मिला है कि जिस व्यक्ति को आइडलाइज ज्यादा करते थे, जिस व्यक्ति के साथ वो काम करना चाहते थे, उनके साथ आज इन्होंने वीडियो शूट किया है। तो प्रेम भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीडियो शूट करने के लिए शुभम तिवारी जी ने आपको मैसेज किया, जैसा कि आपने बताया, फिर आप कैसे वहां से निकले और कैसे यहाँ तक पहुंचे? मैं सही बताऊंगा कि उनका कॉल मेरे को 12 से 12:30 के बीच में आया था। और क्या है कि उस टाइम पे मैं उठा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्या है कि 6:30 बजे सुबह सोया था। तो फिर 12-12:30 बजे मैं उठा, उनका कॉल आया, तो फिर मैंने उठाया और बात की। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ बेटा यहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ सर आ जाता हूँ, लेकिन आ जाता हूँ ऐसा बोल दिया, लेकिन दूसरे दिन मेरा शूट था। अच्छा। वहाँ पे वहाँ पे मैंने एक भाई को बोला था जो मेरी टीम में ही है, उनको बोला था कि भैया आप ये प्रोग्राम संभाल लेना, मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मेरा सपना था बरसों से। और यहाँ पे आया, ये जो काम किया, मतलब भैया बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। ये जो खुशी है वो आप इनके चेहरे से भी जाहिर हो रही है। मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझको क्या खुशी अंदर से, कि शब्द लफ्ज जो होते हैं वो बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, और आपके चेहरे से ही खुशी जाहिर हो रही है। तो देख सकते हैं हम कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं और वो जब पूरी होती है तो कुछ इस तरह से ही एक्सप्रेशन उस दौरान रहते हैं। तो प्रेम भैया, आप कुछ पर्सनल सवाल मेरे रहेंगे आपसे। हाँ जी। आपके परिवार की जो आपने कहानी बताई कि आपके माता पिता जी बहुत पहले जा चुके हैं, बावजूद इसके आपने परिवार को संभाला। आपकी 5 बहनें हैं, आपने बताया जिस तरह से। तो ये जो कठिनाई थी, ये जो प्रेशर था इतना, वो आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोरोना आया और आप एक अकेले लड़के रहे, इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद आप इस फील्ड में आज तक हैं। तो ये किस तरह से संघर्ष रहा आपके जीवन में? वो क्या है कि ये बात मैं कहते कहते शायद रो पाऊं, लेकिन क्या है कि कहता हूँ कि जब मम्मी पापा का देहांत हुआ, उसके बाद मेरी बड़ी दीदी और मेरे जीजू, उन दोनों ने मेरे को पाला है। और उन्होंने मेरी, मतलब जो दुनिया में जो आज के दौर जो चल रहा है, वहाँ पे भाई भाई का कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। तो फिर उस दौर में जब मेरा ये पैर टूटा था ना, यहाँ पे मेरे पैर में यहाँ प्लेट डली हुई, रोड डली हुई, और यहाँ पे नट कसा हुआ है, आज भी है, अंदर ही है। उस टाइम पे जो मेरे जीजाजी है, उन्होंने और मेरी बहन ने जो सेवा की है मेरी, वो उनका तो मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा ही। और क्या है कि बहुत उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा लग गया था कि यहाँ पे जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन फिर क्या है कि हुआ, और धीरे धीरे दिन निकले। फिर क्या है कि जैसे तैसे करके पैर सही हो गया। और क्या है कि उस टाइम पे थोड़ा कर्जा भी हो गया था मेरे पैर के हिसाब से। तो फिर क्या है कि वो करना था, और वो जो एक्सरसाइज करने के लिए बुलाते हैं ना, तो वहाँ पे जाने के लिए बोला था। तो वहाँ पे गया मैं, 1-2 दिन गया मैं। उसके बाद क्या है कि मैं गया ही नहीं, ऐसा पैर मेरा पूरा लंघाता था। उस टाइम में भी मैंने ये सोच लिया, डॉक्टर ने तो मेरे को बोला था, डॉक्टर होते ना, उन्होंने बोला था मेरे को कि भैया आराम करना, आप ज्यादा इस पैर पे लोड मत लेना। फिर भी मैंने क्या है कि प्रोग्राम था ना, जो वेडिंग सीजन चल रही थी उस टाइम पे, और मेरा यही काम था, तो फिर मैंने डायरेक्ट बुक कर लिया
हाँ। और वहां पे काम पे चला गया। ऐसे लंघाते हुए मैंने शूट किया है उस टाइम, और ऐसे तैसे जैसे तैसे करके मैंने शूट किया। और थोड़ी परेशानियां तो बहुत हुई थी और दर्द भी बहुत था, लेकिन दर्द तो सहना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में जब दर्द होता है तभी कुछ करने की उम्मीद अंदर से जागती है। बिल्कुल कि अभी कुछ करना है, अभी बैठना नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों के पत्थर पे जितनी हथौड़ी मारी जाती है वही एक दिन हीरा बनता है। और इसी लाइन में मैं शुभम तिवारी जी जो हमारे मित्र हैं उनसे मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको एक हीरा जो मिला है इसे आप तिजोरी में ना रखें, इसे आप बाजार में लेकर जाएं, इनसे जुड़ें और आप इनको जोड़े रखें। इनकी कीमत जो है 4 गुना आप कर दें। भैया आखिरी प्रश्न रहेगा, बहुत से युवा जो हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, फोटोग्राफी फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति कैमरा लेकर रील्स बना रहा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो आप किस तरह से उनको संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए, और आना चाहिए तो मेंटली किस तरह से उनको प्रिपेयर रहना चाहिए? वो क्या है कि जिस भी फील्ड में आप, फोटोग्राफी फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, जिसमें भी जाना चाहते हो, उसके पीछे पूरे जी जान से लग जाओ कि ये दिन मेरे को चाहिए ही चाहिए कि इस फील्ड में मैं करके दिखाऊंगा कुछ ना कुछ। वो मन में ठानना पड़ता है, जो ठानेंगे नहीं और ऐसे करेंगे कि अभी ये मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर की थोड़ी पढ़ाई कर ली, फिर नहीं यार इसमें तो दिमाग नहीं दोगा है, दूसरा कुछ वकील वकालत की, फिर कैमरे में यार ये सेटिंग्स बहुत हार्ड है, तो फिर ये नहीं चलता। जो भी करना है उसके पीछे पूरे जी जान से लग जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी उसमें से आपको एक दिन आएगा। हाँ, परेशानियां बहुत होगी और दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी सब, लेकिन उससे हारना नहीं है, जीतना है। ये सीख है दोस्तों जो हम सभी को लेना चाहिए अपने जीवन में। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जब एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा संघर्ष करने के लिए निकलता है और सफलता के उस आयाम तक पहुंचता है तो कुछ प्रेम पुरानी चीज ऐसा दिखता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम और आप सभी संघर्ष कर रहे हैं। मैंने ये YouTube चैनल जब बनाया था तब मैंने सोचा था कि क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरे की बात करें, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, जो बात है वो सीधी है, साफ है। तो आपको प्रेम पुरानी जी की कोई बात दिल तक पहुंची हो तब कमेंट में अवश्य बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोनों लोग, हम और आप मिलकर आगे बढ़े, आपका प्रेम यूं ही बना रहे। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।